Students, my name is Lalita. Today we will study the poem Kubla Khan, part 2nd. We have seen the first part. Now we will study the second part, the remaining poem. Let's begin the poem. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of a rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves. The poet says that the shadow of the dome of pleasure, the dome that Kubla Khan wanted to create or he created, whose shadow is floating on the waves. It means जो प्लीजर पैलेस है कुबला खान का, उसकी शैडो उसकी छाया पानी में तैर रही. इट मीन्स जो प्लेस उसने बनाया है वो अस्थाई है. इट मीन्स इट विल डिस्ट्रॉय वेरी सून. फिर वाज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, और जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही है फाउंटेन की और जो गुफा से आवाज़ आ रही है उनकी मिक्स आवाज़ या ध्वनि वहाँ सुनाई दे रही है. इट वाज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस. जो प्लीजर डोम कुबला खान ने बनवाया है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ प्रकार का एक वास्तुकला का उदाहरण है, एक तरह का चमत्कार है जैसे कि कोई स्वर्ग में होता है. ए सन्नी प्लीजर डोम विद केव्स ऑफ आइज. यहाँ इस लाइन में पैरोडक्स है. ए सन्नी प्लीजर डोम एक ऐसा डोम या निवास स्थल या पैलेस जो सन्नी है, यहाँ जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, बट विद केव्स ऑफ आइस, जो कि किससे बना हुआ है, केव्स ऑफ आइस, जहाँ चारों तरफ केव्स ऑफ आइस बर्फ़ की गुफाएं हैं या बर्फ़ की गुफाओं के बीच वो पैलेस निर्मित किया गया है. तो इसलिए ये एक बहुत ही अद्भुत या अपने आप में बहुत ही रेयर डिवाइस है या वास्तुकला का बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है. द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लीजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स. इसके माध्यम से पोइट ये कहना चाहता है कि जो पैराडाइज जो कुबला खान क्रिएट करना चाहता है ऑन द अर्थ इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड वेरी सून. इट इज़ अनस्टेबल, it is temporary, it is not permanent. While reading the poem, we should keep in our mind that this is a dream that Coleridge had seen. Whatever he had seen in his dream is portrayed or has written down on the paper. So do not try to connect every incident or every line with the other line. Just see it as a vision or a dream. Now see the next stanza or line 37. A damsel with the dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. The poet says that a damsel with the dulcimer in a vision once I saw. एक बार मैंने अपने स्वप्न में ऐसा दृश्य देखा जिसमें एक डैमसेल, एक कन्या है जो डल्सीमियर प्ले कर रही है. इट वाज एन अबीसियन मेड. अबीसियन एक जगह का नाम है और वो कैसी दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई अबीसियन लड़की होती है उसके जैसे दिखाई दे रही थी. एंड ऑन हर डल्सीमियर सी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा. और अपनी डल्सीमियर पे, एक डल्सीमियर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर वो संगीत की ध्वनि बजा रही थी और वो संगीत की ध्वनि किससे रिलेटेड थी, टू माउंट अबोरा. माउंट अबोरा एक प्लेस का नाम है जो कि इमेजनरी है. डल्सीमियर is a musical instrument. It looks like this, and Abyssinian maid's image it looks like this. So an Abyssinian maid is playing some musical notes on the dulcimer. Could I revive with me her symphony and song, to such a deep delight it would win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice. The poet says that could I revive with me her symphony and song, the symphony and song that the Abyssinian maid was playing on her dulcimer. The poet wants to revive that notes or songs or symphony of that girl. वो जो गीत और ध्वनि है जो कि डल्सीमियर पे अबीसियन मेड प्ले कर रही थी,
द पोइट वांट टू रिवाइव इट विद हिमसेल्फ। जो कवि है वो उसे अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता है। टू सच ए डीप डिलाइट इट वुड विन मी दैट विच म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड विल्ड दैट डॉम इन ईयर। उस गीत की ध्वनि इतनी मधुर थी या इतनी प्रिय थी कि इट वुड विन मी दैट विद म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग, कि वो जो गीत की ध्वनि थी, म्यूज़िक था, वो इतना प्रभावित करने वाला था या मधुर था या आनंदित कर देने वाला था कि उस गीत की ध्वनि के माध्यम से, उसकी सिम्फनी से आई वुड बिल्ड दैट डॉम इन एयर। मैं ऐसा ही एक डॉम या प्लेस, सन्नी पैलेस, जो कि कुबला खान ने डिक्री किया था, ऐसा एक डॉम मैं हवा में बना सकता हूँ उस सिम्फनी के माध्यम से, उस सॉन्ग के माध्यम से जो अबीसियन मेट अपने डल्सीमेर पे प्ले कर रही थी। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस। कैसा पैलेस? जैसे कि सनी डोम और जो चारों तरफ बर्फ़ की केव या गुफाओं से घिरा हुआ है, ऐसा पैलेस जो पोइट है वो निर्मित करना चाहता है, वो भी गीत की ध्वनि के माध्यम से। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर एंड ऑल शुड क्राई। और वे सभी व्यक्ति जिसने इस गीत को सुना है या समझा है, जो ध्वनियाँ वहाँ पे उत्पन्न हुई है उन्हें सुना है, एंड शुड सी देम देयर, उन्हें वहाँ देखना चाहिए, एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर हिज फ्लैशनिंग आइज हिज फ्लोटिंग हेयर वे सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विथ होली ड्रेड फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फैट एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। यहाँ पे जो पोइट है या कोलरिज है, वो अपने ड्रीम के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जो कोई भी है जिसने भी वो गीत की ध्वनि सुनी है या वो जो आवाज़ें वहाँ से आ रही है, पहले से आ रही है, उन्हें देखना चाहिए उधर की तरफ और सावधान हो जाना चाहिए। हिज फ्लैशनिंग आइज़ हिज फ्लोटिंग हेयर। यहाँ पे पोइट किसके बारे में बात कर रहा है? वेदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कुबला खान और समवन एल्स, उनके बारे में बात करते हुए पोइट कहता है कि इस फ्लैशनिंग आइज़, उसकी आइज़ कैसी हैं? बहुत ही फ्लैशनिंग, चमकदार, लाइटिंग से भरी हुई। इस फ्लोटिंग हेयर्स, और उसके जो बाल हैं हवा में लहरा रहे हैं। वे सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और उनके बालों ने उसके चारों तरफ एक सर्कल 3 बार खींच दिया है, यानी कि उसके गले के चारों तरफ बाल हैं जो 3 बार लिपट गए हैं। यहाँ पे थ्राइस एक सुपर नेचुरल नंबर है, इसको सुपर नेचुरलिज्म में काउंट किया जाता है। एंड क्लोज योर आइज़ विथ होली ड्रेड, और वो सीन देखने के बाद एक होली ड्रेड, बहुत ही भयभीत कर देने वाला पवित्र सा जो डर होता है, आतंक होता है, उसके कारण तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। फॉर क्यों? क्योंकि जो उसकी फ्लैशनिंग आइज़ है और फ्लोटिंग हेयर्स हैं, उसका एक दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फैट, उसने है जो हनी ड्यू एक प्रकार का फ्रूट होता है उसको खाया है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और पैराडाइज या स्वर्ग या हेवन का जो दूध है वो उसने पिया है। So this is the poem. It completes here. It is a fragment. ये इनकम्प्लीट पोएम है, इस वजह से आधी है, यहीं पे समाप्त होती है। यहाँ पे सुपर नेचुरलिज्म का यूज़ पोइट ने किया है। In these last lines, the flashing eyes and the floating hairs wave a circle around him thrice, and in the second stanza where we see a damsel crying for his demon lover. So what is supernaturalism? Let's see, and how Coleridge have used this supernaturalism in his poems. Supernaturalism makes S.T. Coleridge distinct in the field of world literature. Samuel Taylor Coleridge is one of the fabulous poets of romantic movement in English literature. His thoughts are philosophical, but his style is simple and clear. Supernaturalism is his special field. He writes about supernatural elements and events and describes what is unseen and beyond nature. But he describes them in such a way that they appear natural and lifelike. He differs from his contemporaries. कॉलरिज ने जो भी नेचुरलिज्म चीज़ों का यूज़ किया है, सुपर चीज़ों का यूज़ किया है, वो लाइफ लाइक प्रतीत होती हैं, रियलिस्टिक प्रतीत होती है, और एकदम डिफरेंट है उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे उनसे, और इस चित्र में वो एक बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट समझे जाते हैं। It is true that what is best in Coleridge's poetry is very small in amount, but the little is of great value. He seems to have more interest in describing supernatural element.
but his greatness lies in the fact that he described them in such a way that looks to be natural and lifelike. What is supernatural? Though the is phenomena which could not be explained by the laws of nature have been attributed to supernatural power and influence. ऐसी सारी चीज़ें या वस्तुएं जो किसी नेचर के किसी लॉ द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती, उन्हें हम सुपरनेचुरलिज्म में काउंट करते हैं. If these happenings led to the benevolent power, if on the contrary they result in suffering and misery, they were ascribed to evil. Spirit literature has continuously been enriched by stories in which the supernatural plays an important power. The desire of hearing about the miraculous is as strong in the civilized man as it was in the primitive ancestors, as it is in the native child. The folklore of all ages and countries abound in tales of magic, fairies, spirit, ghosts, and demons, however be explained by the laws of science, and that seems to involve God or music. जितने भी भूत प्रेत परियां राक्षस इनकी जो कहानियाँ होती हैं, जो कि कई बार आप टीवी सीरियल्स में भी देखते होंगे या देखी होगी, ये सब सुपरनेचुरलिज्म के अंदर काउंट की जाती है. द इंटरेस्ट इन द सुपरनेचुरल वाज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिक स्पिरिट दैट अपीयर इन द 18th सेंचुरी. और जो सुपर नेचुरलिज़म है वो भी 18th सेंचुरी या रोमांटिक एज की बहुत ही बड़ी खासियत थी. अधिकतर लोगों ने जो उस टाइम नॉवेल्स लिखे हैं उसमें गोथिक नॉवेल्स थे जिनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज़ किया गया है. द फैशनेबल कल्ट ऑफ द स्ट्रेंजर्स टर्न्ड इनविटेबली टू दिस alluring वर्ल्ड ऑफ द अननोन एंड एक्सप्लॉइटेड इट विद ए रेकलेस केयरलेसनेस. टू कॉलरिज द सुपरनेचुरल अपील्ड विद ए स्पेशल पावर. लेकिन जो कॉलरिज की कविताएं हैं उनमें वो इन्हें एक लाइफ लाइक वे में व्यक्त करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट और व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट. जो पोएम है या कविता है उसमें टोटल किस चीज़ के बारे में बात की गई है वो हम देखते हैं. इट डिस्क्राइब्स ए मैजिकल प्लेस, ड्रीम ऑफ ए वुमेन सिंगिंग, राइटिंग द पोएम मेक्स द मैजिक रियल, रियलिटी डेस्ट्रॉय द मैजिक, सोसाइटी डेस्ट्रॉय द पोइट. ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कवि ने यहाँ बात की है अपनी पोएम के माध्यम से. इसमें वो एक मैजिकल प्लेस का जिक्र करते हैं, एक वुमेन जो गीत गा रही है अपने डल्सिमियर पे उसके बारे में. राइटिंग द पोएम मेक्स द मैजिक रियल. और जो राइटिंग है या लिखने की जो शैली है वो पोएम को रियलिस्टिक बना देती है. रियलिटी डेस्ट्रॉय द मैजिक. लेकिन जो रियलिटी है या वास्तविकता है वो इस मैजिक को या इस चमत्कार को नष्ट कर देती है. एंड सोसाइटी डेस्ट्रॉयज द पोइट. और जो सोसाइटी होती है या समाज जो होता है वो पोइट को नष्ट कर देता है. इस बारे में इस कविता के माध्यम से बात की गई है. लेट्स सी द थीम ऑफ द पोएम. द मेजर थीम इज़ क्रिएटिविटी एंड प्लीजर एंड वायलेंस. Kubla Khan begins by announcing that it is a poem about pleasure. It proposes to describe the Mongol leader's summer palace along with all its luxurious and for the speaker exotic pleasure. However, the poem soon takes a curious turn. Instead of describing sumptuous decorations and brilliant jewels, it focuses mainly on the river that runs through the ground of the palace. What's more, instead of describing that river in pleasant terms, it often focuses on the river's violent energy. Through these descriptions, Kubla Khan suggests that pleasure and beauty are neither simple nor uncomplicated. Rather, the poem shows that pleasure and beauty come from the conflict between opposing forces, and that they always contain some degree of violence and ugliness. इस पोएम में जो पोइट है वो दो थीम या दो चीज़ों के बारे में बात करता है, प्लीज़र एंड वायलेंस. प्लीज़र जो डॉम है या सनी जो पैलेस जो क्रिएट करना चाहता है कुबला खान, वो एक प्लीज़र प्रोवाइडिंग पैलेस है. लेकिन उसके बाद जो कॉलरिज बात करता है उसकी सराउंडिंग्स के बारे में, जहाँ पे एक वायलेंट रिवर है, फॉरेस्ट है, ये सब वायलेंट है, एक वायलेंस की तरफ सिंबलाइज करते हैं. And the prophecy of war that Kubla Khan heard, it also symbolizes destructions and violence. So, major theme of this poem is pleasure and violence.
What is Kubla Khan? Kubla Khan is a representation of a dream. The poem explores art and romanticism used to paint a dream world. The expression of beauty runs throughout the poem. Coleridge has skillfully applied the willing suspension of disbelief. Despite knowing that the palace is a dreamland, he has presented it to enchant the reader and to inspire by describing the delightful and mesmerizing beauty of a dream. कुबला खान एक रिप्रेजेंटेशन है एक सपने का, और ये रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इसकी एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। इस पोइम के माध्यम से जो पोइट है ब्यूटी उसको एक्सप्रेस करते हैं, और स्किलफुली उनका जो फॉर्मूला था या उन्होंने एक जो टर्म है यूज़ किया है अपनी बायोग्राफी लिटरेरिया में, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उसको बहुत ही अच्छे से अप्लाई करते हैं। इसका मीन है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि व्यक्ति को इस तरह से एक तरह से हेलुसिनेट कर देना कि वो ना केवल अपना बिलीफ है उसको भूल जाए, बल्कि जो डिसबिलीफ है या उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको पूरी तरह से भूल के किसी चीज़ के पीछे लग जाना, या अपना जो संतुलन है मानसिक संतुलन उसको एक तरह से स्थिर कर देना, और जो चीज़ कभी बोलता जा रहा है कहना चाह रहा है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना या उस चीज़ को ऑटोमेटिकली फॉलो करते जाना। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे हम पोइम पढ़ते हैं तो हम सब कुछ भूल के जो कवि कहता जा रहा है उस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। ये प्लीजर डोम, सनी पैलेस, इडल्स ई अबिशियन मेड एंड ऑल दैट। सो ये एक क्वालिटी है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। Let's talk about the literary devices that have been used by the poet in the poem. Simile. Simile is a figure of speech, as you all know. This is used in the poem so many times for the vivid descriptions of the object or the poem. Person. Personification. Personification is an attribution of human quality to an inanimate object, और कॉलरिज ने इस लिटरेरी डिवाइस का या फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। एज इफ़ दिस अर्थ इज़ फास्ट थिक पेंट्स और ब्रीदिंग, जैसे कि उन्होंने पृथ्वी की तुलना की है एक जीवित व्यक्ति से, या पृथ्वी को एक जीवित व्यक्ति बताया गया है कि जैसे कि वो बहुत थिक या बहुत गहरी सांस ले रही हो। और इसके अलावा डांसिंग रॉक्स कभी डांस नहीं कर सकती लेकिन उन्हें फिर भी डांस करता हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनको देखते हैं। मेटाफोर, देयर आर 2 मेटाफोर्स इन द पोएम्स। फर्स्ट, डीप रोमांटिक कैज्म। Here deep romantic chasm represent the creativity and deep imagination of the poet. डीप रोमांटिक कैज्म बहुत ही गहरी खाई, ये चीज़ प्रेजेंट करती है कवि की क्रिएटिविटी को और उसकी इमेजिनेशन को, उनकी सोचने समझने की शक्ति को। एंड सेकेंड इज़ वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। हेयर वेट मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट द डिज़ायर फॉर लव। यहाँ पे वेलिंग फॉर हर डीमन लवर एक मेटाफोर के रूप में यूज़ किया गया है और पोइट की डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है मेटाफोरिकली, उनकी जो डिज़ायर थी लव या ट्रू लव को प्राप्त करने की। सिनकी डॉकी, इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल। ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें एक शब्द या एक पार्ट है जो पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ए माइटी फाउंटेन मोमेंटरीली वॉज फोर्स्ड, where the fountain has been used for the waterfall or the streamlet that is coming out of a gorge with force। यहाँ पे mighty fountain momentarily forced इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है पूरे व्यू को दर्शाने के लिए, पूरे वाटरफॉल या स्ट्रीमलेट को या नाले को या नदी को दर्शाने के लिए किया गया है। एसोनेंस इज़ ए रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड, और इसमें हम देखेंगे अगर पोइम को पढ़ते हैं तो कई बार हमें देखने को मिलेगा डीप एंड डिलाइट, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया गया है। ए स्टेटली प्लीजर्ड ऑन डिक्री थ्रू कैवरन मेजरलेस टू मैन। सेवरल एसोनेंस आर यूज्ड इन द पोएम। कंसोनेंस इज नेक्स्ट इज कंसोनेंस। कंसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड लाइक डी इन डीप डिलाइट, टी इन फास्ट थिक पेंट्स ब्रीदिंग, एफ इन फ्रॉम द फाउंटेन। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रॉफी।
Apostrophe is a device used to call somebody or something from afar. एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत दूर से पुकारा जाता है. Here the poet has used an apostrophe to warn someone, beware, beware, which means that he is calling someone anonymous person to be on the alert. वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो नहीं जानते हैं उसे सावधान होने के लिए कह रहे हैं. Alliteration. Alliteration is the repetition of the same consonant sound in the same lines. So these are the literary devices that have been used in the poem. Now let's see the form and style of the poem. Stanzas. The poem is structured in 2 parts and 4 stanzas. The poet has applied the mix of tetrameter and pentameter to these undefined stanzas. Rhyme scheme. As the poem does not follow any organized structure, hence the rhyme scheme varies from stanzas to stanzas. Rhyming iambic meter. It means that meter has no regular feet in each line. There are 4 or 5 meter in some lines, such as the first 2 lines are in tetrameter, but line 8 and 9 are in pentameter. Now see the symbolism that poet have used in the poem Kubla Khan. First symbol is river, second is the ocean, and third is woman and the demon lover. River. River symbolizes excitement and the power of natural beauty or natural power. Ocean. Ocean symbolizes dead end. Here the poet describes ocean as dark, gloomy, and mysterious. It symbolizes an underworld type environment, and which is just contrary to the utopian imagery that the poet have created in the beginning of the poem. जो यूटोपिया या यूटोपियन इमेज है, द सनी डोम विद आइस केव्स, एक बहुत ही भव्य इमारत जो कुबला खान बनाना चाहता है, जिसकी तुलना स्वर्गीय पैराडाइज या पैराडाइज में बने हुए महल से की गई है. वो एक तरह की यूटोपियन इमेजरी है. उसके जस्ट कॉन्ट्रेरी है ओशन, जो कि डेयरलेस है और जिसका कोई अंत नहीं है. वुमेन एंड डीमन लवर. The description of the woman wailing for her lover is also a demon described supernatural power and romance, but it can also be related to excitement. यहाँ पे वुमेन एंड डीमन लवर सिम्बोलाइज करते हैं सुपरनेचुरल पावर को, और साथ ही साथ ये एक्साइटमेंट या जो एक तरह की जो उत्तेजना की अनुभूति को अभिव्यक्त करती है. Now see the imagery that poet have used. Samuel Taylor Coleridge used descriptive imagery to make the reader picture this great utopia, the emperor's palace, but with disturbing thoughts such as it was haunted by women wailing for her demon lover. He describes in great detail a sacred river that flows through a canoe. Kubla Khan himself was seen listening to the noisy river and thinking about war. The reader can picture this lush ground and hear the noisy river from the descriptive language used. Now see the picture of utopia, how it might look. This is an utopian imagery. Now see the tone and mood of the poem. The introduction to the poem is vivid and exciting as it describes a sense of utopia. A palace is described with lush green forest and beautiful river running through the canoes. The tone then changes to airy as a woman is described crying for her demon lover. The author portrays excitement when talking about the lush river. The reader feels wonder and enthusiasm about the palace and river. The mood of the reader is frightful and scary when talking about the woman by the river. Towards the end of the poem, the tone of the poet's attitude is mysterious as you hear him describing vision of the past.
The poem conveys situation irony in the beginning when the author talks about how perfect the palace is, but then mentions the spooky palace where the woman cries for her demon lover. So this is the poem Kubla Khan. It ends here, and the poem contrasts a man-made earthly paradise with a true form of paradise. Zandu is unable to resist the demonic forces and is doomed to be annihilated. So the poem ends here. Thank you.